मेरा फर्स्ट टाइम है जापानियों के हार्ड वर्क को और वर्किंग कल्चर को एकदम लाइव देखना। मस्त है भाई जापान यार, मैं तो खुश हो गया हूँ सच में। जो पाकिस्तान साइड से फॉलोवर्स हैं उनकी तरफ से अच्छी खासी हेट मिल रही है, कोई बात नहीं, मिलने दो यार। अंदर जाने के बाद पता चला रे कहाँ घुस गया मैं, इतना ओपन मैंने सोचा नहीं था ये। और ये लीजिए भाई, जापान की धरती के ऊपर आपके भाई ने पैर नहीं अभी तो ब्रिज के ऊपर ही। वैसे मुझे ये लग रहा है कि ओसाका का जो एयरपोर्ट है ना, ये उसके ऊपर बनाया गया है, क्लेम लैंड के ऊपर। पहले इस जगह पर समंदर था, फिर मिट्टी विट्टी डाल के इस ज़मीन को क्लेम किया गया। हमारी इमिग्रेशन तक जाने वाली ट्रेन आ गई है। पर मैं एक बात बता रहा था कि ये जो पूरा ईस्ट एशिया है ना, यही ऐसा है भाई। ईस्ट एशिया यूँ लगता है कि ये जो 3-4 कंट्री हैं, चाइना, जापान और कोरिया, एक दूसरे को कम्पीट कर रही होती हैं कि कौन सा कहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में पहुँचा हुआ है। किसी ने क्या हासिल कर लिया है, किसी ने क्या हासिल कर लिया है। हर कोई यूँ लगता है कि भाई आज किसी ने कुछ नई टेक्नोलॉजी लेके आ गया, आज कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आ गया। आपको लगेगा कि भाई चाइना में सिस्टम बहुत नेक्स्ट लेवल पे है, लेकिन जापान में आओगे तो जापान उसका भी एकदम उससे भी आगे पहुंचा हुआ है। फिर कई बार आप कोरिया में जाओगे तो कोरिया में और चीज़ें उससे आगे पहुंची हुई हैं। तो ये जो तीनों कंट्री है ना, हैं आपस में बिल्कुल पास पास, लेकिन तीनों कंट्री अलग तरीके से एक दूसरे के साथ कम्पीट करती रहती हैं। काश अपना नेबरहुड भी कुछ इतना अच्छा होता। अपने नेबरहुड में तो भाई चीज़ें अलग ही लेवल पर फंसी हुई रहती हैं। अभी भाई अंदर आ गए और यहाँ पे ना आपकी अराइवल कार्ड भरना पड़ता है। ये ऑनलाइन भी भर सकते थे, लेकिन मैंने पता नहीं था मुझे। एड्रेस यार होटल बुक तो किया था मैंने, एक मिनट रुको। बहुत दिनों बाद इतने महंगे हॉस्टल में रुक रहा हूँ मैं। जापान कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव कंट्री है। चलो अराइवल कार्ड भर लिया है, उससे पासपोर्ट नंबर तो नहीं पूछा मैंने। इमिग्रेशन क्लियर करके मैं नीचे आ चुका हूँ। ओके थैंक यू, वेलकम टू ओसाका। थैंक यू। हाँ ओके ओके। Oh yeah, it's good. Arigato. Okay, okay. Thank you. Bye bye. Enjoy your stay. Okay. Where is metro? Metro. Yeah, yeah. This way? Oh, this? Oh yeah. Upstairs. Upstairs. Okay. Upstairs and go outside. Go turn the light. And you know JRO Nankai. Oh, JR. Okay. You have Eco car? I will book now. Okay. Arigato. Bye bye. Arigato. Bye bye. So upstairs में? Okay. Okay. Bye bye. भाई जापानीज़ एंटियों के बारे में मैंने सुना था कि बड़ी एनर्जेटिक होती हैं, आज देख भी लिया भाई, मस्त एनर्जी। अरे हाँ, मुझे अभी पता चला है, पता तो पहले भी चल गया था, एकदम से याद आया। अभी जो एक्सपो 2025 है ना, वो ओसाका में चल रहा है, तो वहाँ जाके आऊँ या रहने दूँ, देखता हूँ यार। आज तो ना कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा, आज मेरे को ना नींद लेनी अच्छे वाली। एक तो यार डिलेमा में फंसा हूँ। अब जैसे ये मेरा काम है और अपने इंडिया में वो प्रॉब्लम चल रही है, अभी इंडिया ऑलमोस्ट वॉर की सिचुएशन में है और मैं इधर घूम रहा हूँ, तो समझ नहीं आ रहा कि यार अपना काम करते रहना चाहिए। देखो अपनी आर्म फोर्सेस के ऊपर भरोसा तो है, लेकिन फिर भी थोड़ा डर रहता है ना यार। कल एक बार तो मन क्या रहा है, चलो वापस इंडिया जाता हूँ, फिर मैं वापस इंडिया जाके मैं कर क्या लूँगा। मैं तो यही कर सकता हूँ ना कि मैं काम करता रहूँ और कैसे न कैसे करके पैसे कमाएंगे अपन, पैसे कमा के टैक्स भरेंगे तो भैया अपनी आर्मी अच्छी इक्विपमेंट बाय कर पाएगी। तो मैं ठीक है, कोई बात नहीं भाई, काम पे ध्यान दो, जो जिसका काम वो करते रहो और अपनी इंडियन आर्मी और अपनी गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा रखो इस टाइम में। हाँ, तो वही एक वो नेबरहुड की बात कर रहा था मैं। ईस्ट एशिया में भाई हर देश अपने दूसरे देश के साथ अच्छी चीज़ों में कम्पीट कर रहा है। कोई टेक्नोलॉजी में कम्पीट कर रहा है, कोई कैसे कम्पीट कर रहा है। और अपने पड़ोस में क्या हो रहा है, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। सही है भाई, ठीक है यार, माना हम बड़े देश हैं, लेकिन हर बार हमारी गलती थोड़ी होती है और हर बार हम पीस की बातें क्यों करें। इस पीस के चक्कर में भाई पिछले 1500 सालों से हर कोई आके बजा के ही जा रहा है हमें। 1500 साल हो गए ना। हाँ, पहले अरब्स आए, फिर अफ़गानी आए, पर्शियंस आए, उज़्बेक आए, तुर्क आए, फिर अंग्रेज़ आए। यार इसको कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए ना। देखो हमारे अपने कल्चर में फुल बिलीव है मेरा, लेकिन जो जिसका काम है उसको करने दो। आर्मी को तुम कल्चर मत सिखाओ, आर्मी अपने आप सेव कर लेगी हमें। अरे हाँ भाई, यहाँ से अब है ना मुझे मेट्रो लेनी है। यहाँ से शिनकानसेन की भी ट्रेन मिल, अरे बाप रे,
मैं यहाँ पे भाई मैकडी में बैठ के कुछ खाने लग गया था। हाँ, जो मैं बता रहा हूँ तीनों कंट्रीज़ वाला, तो यार मेरे को एक चीज़ और समझ आई, यार जापान के लोग हैं ना हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा हैं, और ख़ास करके एज लिमिट मुझे दिख नहीं रही है, खास करके मैकडी में। मैं आपको एक सीन बता दूँ, मैं भी थोड़ी देर पहले टॉयलेट यूज़ करने गया था, और भाई टॉयलेट के अंदर वो अंकल जी थे, लगभग 70 के आसपास उनकी एज मान लो। वो अंकल जी भाई इतने नेक्स्ट लेवल तरीके से टॉयलेट को साफ़ कर रहे थे भाई, टॉयलेट की सीट के अंदर कपड़े मार रहे हैं। यार ऐसा सीन तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। तो जापानी भाई अपनी चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले रहे हैं, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जापानियों के हार्ड वर्क को और वर्किंग कल्चर को एकदम लाइव देखना। जो बूढ़े दादा दादी काम कर रहे हैं, देख के थोड़ा तो अजीब लग रहा है क्या इस एज में काम कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक ये अब इन लोगों का कल्चर ही बन चुका है। अब यहाँ पे मुझे वॉशरूम वो रहा उधर आ गए, वो करके फिर 26 मिनट बाद ट्रेन है, वो लेके मुझे सिटी की तरफ जाना पड़ेगा। भाई ये है एयरपोर्ट टर्मिनल, और एयरपोर्ट टर्मिनल से निकलते ही सामने पड़ता है कांसाई एयरपोर्ट स्टेशन। यहाँ पे जापान रेलवेज़ भी है और नानकाई, और यहाँ पे मेट्रो भी है। लेकिन अभी मैं जो बुलेट ट्रेन है जापान की शिनकानसेन वो नहीं लेने वाला हूँ, उसके लिए मैं टिकट बाद में देखूँगा। अभी मैं यहाँ से बस मेट्रो पकड़ के आगे जाने वाला हूँ। उस साइड JR है। हाँ, ग्रीन लाइन, मेरे को ग्रीन वेंडिंग टिकट्स लेनी है। ब्लू वेंडिंग मशीन, ग्रीन वेंडिंग मशीन। भाई यहाँ का ट्रेन सिस्टम कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजिंग है। यहाँ से कोयोटे के 80 मिनट लग रहे हैं। आई थिंक वो तो शिनकानसेन की है जो फास्ट ट्रेन है, लेकिन मुझे गूगल पे चेक किया तो मुझे ग्रीन लाइन के बारे में दिखा रहा है। ये देखिए, और 970 रहे हैं, लगभग 500 रुपये लगेंगे मेरे सिटी के अंदर पहुंचने के। आई होप समझ में आ जाए यार, पे करते टाइम पे पंगा ना हो जाए। पता हो ही ज़्यादा पंगे तो नहीं होंगे मेरे हिसाब से। गूगल वाला हरी दिखा रहा है, लेकिन उधर नाम अलग है। मुझे जाना है नानकाई लाइन के ऊपर। अब नानकाई लाइन की टिकट कहाँ से है? हाँ ये है भाई नानकाई लाइन की टिकट। तो ये देख लीजिए भाई, ये है मेरी टिकट। इसके मेरे लगे 540 रुपये। अरे हाँ, ये भाई मेरी टिकट। यार खुशी तो मिल रही है जापान के अंदर आके। बैठने के लिए जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये डायरेक्ट मुझे नाम्बा में उतारेगी, और वहीं पे मेरा हॉस्टल है। 2 रात के लिए मैंने बुक किया है। आज मैं ज़्यादा कुछ करने नहीं वाला, थोड़ा सा ऐसे ही घूमूंगा, थोड़ा फील करूँगा जापान को, और कल से फिर है ना घूमना स्टार्ट करूँगा। यार बड़ा है, ये नॉर्मल ट्रेन है भाई, बुलेट ट्रेन की है। शिनकानसेन होती वो तो भाई खींच के लेके जाती। हाँ भाई बैठ गया हूँ मैं ट्रेन के अंदर। हाँ, इस टिकट के मेरे लगे 970 येन। 970 येन जो अपने ऑलमोस्ट इंडियन रुपीज़ में आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 540 रुपये की टिकट होगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन यार एक चीज़ और देखी मैंने, अभी मैकडी पे मैंने बर्गर खाया था। मैकडी के ऊपर जो बर्गर है ना वो मुझे ऑलमोस्ट अपने इंडिया के रेट के हिसाब से मिला, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। लेकिन मेट्रो थोड़ी महंगी है, लेकिन बाकी चीज़ें मुझे इतना महंगा नहीं लग रहा है। स्टे महंगा पड़ा मुझे। मैंने एक दिन के लिए यहाँ पे किए हैं 2500 रुपये। हाँ, 2500 रुपये एक रात के हॉस्टल के। लेकिन जैसे कि आपने देखा कि इस साल है ना ओसाका के अंदर एक वो हो रहा है एक्सपो, तो मे भी उस कारण से चीज़ें और ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। और अब मैं आगे जाके बात करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी बस के अंदर सभी लोग शांत है, तो मैं ज़्यादा शोर नहीं करना चाहता। वैसे इस मामले में अपनी थोड़ी इमेज ख़राब है, इसको मैं स्टीरियोटाइप नहीं बनाना चाहता।
कई लोग बोलते हैं कि भाई चाइना ने इतने डेवलपमेंट इसलिए कर लिया क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, सिंगल पार्टी सिस्टम है, एकदम ऑटोक्रेटिक है, डिसीजन फास्ट होते हैं। तो भाई जापान तो डेमोक्रेसी है और साउथ कोरिया भी डेमोक्रेसी है, वहाँ पे चीज़ें इतनी फास्ट कैसे हो गई? तो ये मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी वो वाला सीन नहीं है। आई थिंक एक काइंड ऑफ कल्चर ही बन गया ईस्ट एशिया का, इसमें बस पीछे रह गया ये नॉर्थ कोरिया। बाकी ईस्ट एशिया की कोई भी कंट्री देख लो, ईस्ट एशिया में मेनली 3 कंट्रीज आती हैं और ये तीनों की तीनों ना फोड़ रही हैं, कभी कोई आगे निकल रहा है, कभी कोई आगे निकल रहा है। और मेरे हिसाब से ना एक नेबरहुड का भी अच्छा खासा फर्क पड़ता ही है कि भाई आपके पड़ोसी कैसे हैं, क्योंकि दोस्त और आपके जो रिश्तेदार है ना, ज़रूरी नहीं है वो आपके पास रहेंगे, लेकिन आपका पड़ोसी हमेशा आपके पास रहेगा। और जितना आपका पड़ोसी आपको मोटिवेट करता है और डीमोटिवेट करता है, इतना कोई नहीं कर सकता। आई होप ये टिकट मुझे वापस मिल जाए यार, एज ए मेमोरी रखता हूँ मैं इनको। क्या क्या रेट है भाई इनके? डेटा तो महंगा है थोड़ा, अनलिमिटेड 2500 रुपये में 16 दिनों के लिए। ये ओसाका का सिटी सेंटर मान लीजिए, नाम्बा स्टेशन है जहाँ पे मैं निकला हूँ बाहर। कहाँ जाना है भाई मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार। और सच में ऐसा लग रहा है जापान के पास जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लग रहा है। भाई ये बात तो सच है, बेचारों के पास एरिया छोटा सा है और पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी भाई इन्होंने है ना अपने जंगल बचा के रखे हैं। आई थिंक नीचे जाने के लिए वही होगा। हाँ सही कह रहा हूँ भाई, तो इनके पास जगह थोड़ी कम सी है। अगर मान लो अपने इंडिया में भी चांदनी चौक हो गया या बैंड्रा में पुरानी ओल्ड मुंबई में रोड बनेंगे, वैसे ही बनेंगे इन फ्यूचर, आज से 10-15 साल में जब चीज़ें और ज़्यादा ठीक हो जाएंगी। वैसे चाइना और जापान के अंदर एक फ़र्क तो आप देख लीजिए, मैं लिफ्ट के अंदर हूँ, एक भी जगह आपको कैमरा नहीं दिखेगा। चाइना में होता भाई एक कैमरा अंदर होता, 2 कैमरे बाहर लगे होते। चाइना में तो ये मान लो आप 100 मीटर भी नहीं चल सकते बिना कैमरा के नज़र में आए, लेकिन जापान में इतने कैमरा नहीं दिख रहे हैं। नहीं है भाई, अगर यहीं पे अगर चाइना होते ना तो चाइना में इसी लाइट के ऊपर कैमरा वैमरा लगा हुआ मिलता। मस्त है भाई जापान यार, मैं तो खुश हो गया हूँ सच में। ये मर्सिडीज़ की पुराने वाली टैक्सी बहुत कम देखने को मिलती है, यहाँ पे दिख रही है ना। टोयोटा है भाई, सॉरी, मर्सिडीज़ का डिज़ाइन कॉपी किया गया इन्होंने। अरे सुजुकी वैगनआर भाई, एक बंदा भी रूल नहीं तोड़ रहा है यार, ये देखो ना, नॉट अ सिंगल पर्सन। जैसे दुबई के अंदर है ना, लोग फाइन के कारण रूल नहीं तोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आई थिंक लोगों का डिसिप्लिन ही बन गया है। यहाँ पे भाई स्ट्रिक्टली मना किया गया है किसी और के जूते वूते नहीं पहनने, तो मैंने मेरे जूते यहाँ पे निकाल दिए हैं और अब मैं एंटर कर रहा हूँ। ये भाई मेरा बेड है और ये देखिए दीपांशु सांगवान, वेलकम टू कोरेगा हॉस्टल, एंजॉय योर स्टे। ये भाई इन्होंने पहले से ये से करके रखा हुआ था और मैंने रिक्वेस्ट की मुझे नीचे वाला बेड दे दो, और ये नीचे वाला बेड मिल गया मुझे। और अब भाई मैं कर रहा हूँ यहाँ पे एंट्री। नॉट बैड। सोऊंगा थोड़ा, उसके बाद अपने बाहर निकलेंगे। मस्त है भाई जापान, मज़े आने वाले हैं। अरे ये कौन करके देता है, मैंने आज तक नहीं देखा है ये सच में। भाई अब बाहर आया हूँ मैं उठ के, और अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी नींद पूरी हुई नहीं है, तो अब आज जल्दी सो जाऊँगा ताकि कल से मैं टाइम पे उठ सकूँ और जो एक घूमने वाला शेड्यूल है पूरा ढंग से फॉलो कर सकूँ। ये देखिए भाई सुजुकी की कोई छोटी सी गाड़ी है ये सुजुकी इनसे इंस्पायर होकर अपने इंडिया में वो वैगनआर टाइप और वो सब लॉन्च किए हैं क्या। और इसी मॉडलिंग में मैं इसी गाड़ी को मर्सिडीज़ का जो पुराना मॉडल आता था उससे कंफ्यूज कर रहा था। ये भाई जापान की टैक्सी टोयोटा की पुराना या नया मॉडल है, थोड़ी प्रीमियम टाइप की फीलिंग तो दे रही है ये। वो लंदन के अंदर वो टैक्सी नहीं चलती हैं उस वाले डिज़ाइन में। और अभी भाई न्यूज़ भी सुन के आ रहा हूँ मैं, तो अपने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर अनाउंस हो गई है। गुस्सा आ रहा है कुछ बातों पे ठीक है भाई। और जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं, मैंने एक बड़ी सारी लंबी सी स्टोरी डाली है उस पर, खास करके अपने जो पाकिस्तान साइड से फॉलोअर्स हैं उनकी तरफ से अच्छी खासी हेट मिल रही है। कोई बात नहीं, मिलने दो यार। और कई लोग बोलते हैं कि भाई तुम लोग, खास करके काफ़ी बंदों ने, 1-2 अपने बड़े बड़े यूट्यूबर भी हैं, उन्होंने बोला है कि भाई हम पाकिस्तानी व्यूअर्स के चक्कर में ये नहीं करते। तो भाई अगर सच्ची बताऊँ मैं, अब चाहे आप मैं सारे ट्रैवल व्लॉगर्स की बात कर रहा हूँ, हम लोगों के भाई 1% भी व्यूज़ नहीं आते हैं पाकिस्तान से। ज़्यादा कभी मान लो कोई पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो बना गई 1 या 2%, और भाई उन 2% का अगर मैं पाकिस्तान का आपको CPM बता दूं ना, कॉस्ट पर व्यू, जो भाई पर व्यूज़ पे जो व्यूज़ के ऊपर पैसे मिलते हैं, वो धेले के नहीं है।
बस भाई हम बेफालतू में है ना वो कीबोर्ड वॉरियर नहीं बनना चाहते थे कि हम में इतनी नॉलेज भी नहीं है, हम ट्रैवल व्लॉगर हैं भाई, लेकिन फिर भी कई जनता बोलती है कि भाई तुम इसलिए नहीं बोलते, ये नहीं बोलते, तो भाई यार थोड़ा है ना सोच समझ के बोला करो। मैं थोड़ा होपफुल रहता था हमेशा कि कोई नहीं यार, अच्छे रिलेशन होने चाहिए पड़ोसियों के साथ, कोई बात नहीं। लेकिन अब मुझे ऐसा लग गया कि भाई हमारा जो नेबरहुड है ना वही बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल है, और ख़ास करके जो पहले हमारे ही होते थे वही हमसे अलग हो के है ना अलग अलग राग गा रहे हैं। इंडियंस की यही कमी है भाई, हम हर बार है ना ठीक है कोई बात नहीं जाने दो, ठीक है कोई बात नहीं जाने दो। अब अपने को अपने काम पे ध्यान रखना है। जो भाई पाकिस्तान से वीडियो देखते हैं, अगर आपको पसंद आती है तो देखो, अगर नहीं पसंद आती तो मत देखो, कोई बात नहीं। और इंडियन ऑडियंस भी भाई आप है ना हर बंदे से इस टाइप की उम्मीद मत किया करो कि अगर देश में कुछ इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो वो सोशल मीडिया पे आके ही पोस्ट करके हम देशभक्ति साबित कर सकते हैं। यार थोड़े बहुत तो सेंसिबल बनो ना, मतलब कि हम में और उनमें ना फ़र्क रहने दो। जैसे एक तो ओमपुरी का डायलॉग, लक्ष्य मूवी आप लोगों ने देखी होगी ना, एक तो लक्ष्य मूवी में ओमपुरी जब बोलता है ना कि भाई मुझे तजुर्बा है पाकिस्तानियों का, वो वाला डायलॉग बहुत अप्लाई होता है। और एक अमिताभ बच्चन का डायलॉग है कि भाई ये भारतीय सेना है, हम दुश्मनी में भी शराफत रखते हैं, और वो है भाई। ये बात बोलनी बहुत आसान है। जब आप बॉर्डर के ऊपर जो गाँव थे, जो लोग बॉर्डर के पास इस चीज़ को झेल रहे थे ना, असली बात तो वो बता सकते हैं। अपन तो बहुत, मैं तो ले देखो इंडिया में ही नहीं हूँ, अभी मैं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ। एक बार तो यार मूड खराब से ही हो गया था कि यार ट्रैवल करूँ या रहने दूँ, लेकिन हम ठीक है सीज़ फायर हो गई है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये सीज़ फायर कुछ ज़्यादा दिन चलने वाली है, क्योंकि इनका जो पैटर्न आप देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 हफ्ते में ही ये जो सीज़ फायर है ना ये वो हो जाएगी, टूट जाएगी, मेरा ये मानना है। बाकी अब देखते हैं, क्योंकि जब तक ये वीडियो आएगी तब तक चीज़ें, क्योंकि वीडियो आने में टाइम लगता है ना। तो आप देख लीजिए ये वीडियो उस दिन शूट कर रहा हूँ जिस दिन सीज़ फायर अनाउंस हुई है, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही हुई है। और अभी मैं इंस्टा की स्टोरी लगा के हटाऊँ, जिन्होंने स्टोरी देखी थी वो समझ गए होंगे, और बाकी भाई पता नहीं। चलो छोड़ो भाई, ठीक है। जापान के अंदर एंट्री हो चुकी है मेरी, और जापान के अंदर कल्चर भाई मुझे सच में अलग लग रहा है। जापानी लोग अब तक तो मुझे अच्छे लग रहे हैं। वैसे जापानी लोग हैं पोलाइट, जो दूसरे वाला नेचर है वो भाई जैसे जैसे ट्रैवल करने लगूंगा तब पता चलेगा। एंड राइट नाउ आई एम इन ओसाका, और ओसाका के भी दोतुनबारी करके एक सिटी सेंटर है, वहाँ पर मैं घूम रहा हूँ। अभी एक रेस्टोरेंट में जाके खाना वाना खाऊँगा, और उसके बाद भाई वैसे भी रात के 8:30-9 बज चुके हैं, उसके बाद जाके बाहर अपने होटल में जाके सो जाऊँगा। और मुझे ये डर लग रहा है कि यार अपने जो अब नेता है ना, ये जो अभी चीज़ जो है ना इसके ऊपर चेस्ट थम्पिंग ना करने लग जाए। लेकिन अभी तक अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया है सीज़ फायर का। अभी ट्रंप की ट्वीट आई है, और पाकिस्तान के कोई चीफ उनकी ट्वीट आ गई है, और अपने सोशल मीडिया जो इंडियन मीडिया है, और भाई इंडियन मीडिया की तो बात ही मत करो भाई, इतनी गंदी है अपनी मीडिया, इतनी गंदी है, फिजीती करवा दी भाई सच में वर्ल्ड पे, बहुत ही गंदी भाई। इनको शर्म नाम की चीज़ नहीं है क्या? कुछ भी दिखा रहे हैं, कराची के ऊपर कराची पोर्ट को तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई थोड़ी तो चीज़ें वेरीफाई कर लो। तो अब समझ नहीं आता कि चीज़ें कहाँ से वेरीफाई करें, कहाँ से अपने को सही इन्फॉर्मेशन मिले। तो मैं तो भाई क्या करने लगे था, PIV है ना अपने, इसको देखने लग गया था मैं। बाकी कोई नहीं, ये देख लीजिए आप। दोपहर के टाइम में मैं मैकडी में खाना खा के गया था। मैकडी में यूँ मान लीजिए एक चिकन बर्गर खाया था मैंने, और साथ में 5 चिकन नगेट्स आते हैं वो लिया था, और एक ऑरेंज जूस, आप जो नॉर्मल ड्रिंक आती है अपने वो मान लीजिए। भाई पूरा मील मुझे ना 300 रुपये का पड़ा है। तो इस मामले में मुझे यार खाने के मामले में जापान बहुत ज़्यादा सस्ता लग रहा है, इतना महंगा खाना तो नहीं है। और इवन अभी मैं थोड़े चलते चलते जो रेस्टोरेंट उनके बाहर रेट देखे ना, वो भी मुझे बड़े सस्ते लग रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन महंगे है, बाकी फूड के प्राइस तो कोरिया से सस्ता लग रहा है भाई मुझे। कोरिया मुझे खाने के मामले में थोड़ा महंगा लगा था, लेकिन जापान काफ़ी सस्ता है। या तो ये हो सकता है कि ओसाका सस्ता हो, क्योंकि मैंने सुना था कि टोक्यो बहुत महंगा है। और ये देख लीजिए भाई यहाँ की वेंडिंग मशीन, पहले तो एकदम ऑलमोस्ट 2 के बराबर पहुँच गया था, अभी 1 येन इज इक्वल टू 1.7 इंडियन रुपीज़। तो 80 रुपये की चीज़ है ना, ये मान लीजिए आप अपने 50 के आसपास हो गई है। क्या खाऊं यार, हल्का ही खाना खाने का मन कर रहा है। अभी जापानीज़ खाना मैं कल से ही स्टार्ट करूँगा। आज अपने मैकडी में बर्गर वगैरह ही खा के आ जाता हूँ अभी। और रूल वाली बात देखिए आप, देखिए कोई नहीं जा रहा है। ये क्या है? हाँ चलो भाई हो गया। ऑर्डर करके आ गया हूँ।
तो बताता हूँ, मैंने एक मैक चिकन ऑर्डर किया है, मैक चिकन चीज़ वाला ऑर्डर किया है, साइड में सैलेड, लो कैलोरी अनियन, और साथ ही साथ मैंने एक ऑरेंज जूस टाइप का किया है जिसमें 100% जूस बताते हैं। अब ये देखते हैं कि उसमें सिंथेटिक क्या है क्या नहीं है। इन सब का जो मेरा टोटल बिल आया है, ये जो नॉर्मल मैक चिकन बर्गर आता है उससे थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि मैंने चीज़ वाला सेलेक्ट किया था और दूसरा सेलेक्ट किया था, विच इज़ अराउंड 610 येन, 610 येन आपके ऑलमोस्ट मान लीजिए लगभग 400 रुपये के आसपास होते हैं, 350 से 400 रुपये के आसपास, विच इज़ नॉट बैड, वो भी जापान के अंदर। तो ये वाला मामला मेरे को समझ नहीं आ रहा कि होटल आपने इतने महंगे बना रखे हैं और खाना पीना और होटल एंड ट्रांसपोर्टेशन और खाना पीना इतना सस्ता। नॉट बैड जापान, नॉट बैड। और अभी तक भाई वो जो अपना JR पास है वो ख़रीदा नहीं है मैंने। कल तो मैं ओसाका में ही रहने वाला हूँ, ओसाका को घूमूंगा इधर उधर जो भी है, और उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मैं JR पास को कितने दिन का लूँ। अब 14 दिन का, 15 दिन का तो मेरा टोटल वीज़ा है, तो 15 दिन वाला है ना, मुझे वर्थ नहीं लग रहा। अगली बार जब मैं आऊँगा ना तब लूँगा मैं 14 दिन का, कि लगातार ना पूरे जापान को ही साला नाप दो उसमें JR पास में, तो वो तब मज़ेदार चीज़ें हो जाती हैं। टेबल सर्विस कर दी थी मैंने 40 नंबर वाला, तो कोई आएगा दे के चला जाएगा। एंड जैसा कि मैं बता रहा था, लोग हार्ड वर्किंग हैं सच में, और जो अपने नाना नानी दादा दादी की उम्र के, जो जैसे मैं एयरपोर्ट पे भी मैंने जब खाना खाया था तब बताया था मैंने आपको, यहाँ पे भी अब देख लो आप, एक बूढ़ी दादी वहाँ पे सर्व कर रही थी और एक बूढ़े दादा वहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे थे। अब यहाँ पे देखते हैं कौन आता है सर्व करने। भाई अभी है ना, गलती से मैं गलत जगह घुस गया था, मुझे बाद में पता चला एक अडल्ट स्टोर था जिसके अंदर, और नॉर्मल दुकान पे मतलब बाहर कुछ ऐसे बड़े बड़े बोर्ड भी नहीं लगे होते। अगर आप नॉर्मली कई जगह पे आप देखोगे ना तो वहाँ पे आपको बड़े बड़े बोर्ड मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, और अंदर जाने के बाद पता चला रे कहाँ घुस गया मैं, इतना ओपन मैंने सोचा नहीं था ये। लेकिन ये देखिए भाई, ऑलमोस्ट पूरा मार्केट बंद हो चुका है। रात के अभी बताता हूँ क्या टाइम हो गया है, रात के 10:30 हो चुके हैं। आज भाई संडे है ना, तो संडे के कारण वैसे भी संडे की नाइट लाइफ ज़्यादा अच्छी होती नहीं है ना, तो अपन देख ही सकते हो जितने भी लोग थे वो जल्दी अपनी दुकान बंद करके अपने घरों की तरफ चले गए हैं। मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ एकदम आगे तक जाने का, लेकिन चांसेस कम है कि मुझे कुछ मिलने वाला है वहाँ पर। और उस साइड फिर भी ठीक लग रहा है मुझे, उस साइड थोड़ी चहल पहल ज़्यादा दिख रही है, तो एक बार उधर ही जाके आते हैं। भाई वापस से अब अपने रूम में जा रहा हूँ, और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बारिश तो रुकने वाली है नहीं, कल से ही अपने जापान की सीरीज़ स्टार्ट होगी जिसमें हम पूरे जापान को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब जाके सोऊंगा ढंग से भाई। अच्छा आगे से है क्या रोड क्रॉस, मैं ध्यान दिया नहीं मेरे को अपने। हेलो हाँ, तो भाई अब ये वापस से अपने हॉस्टल में जा रहा हूँ, जाके सोना ही है, और कुछ काम ऐसा बचा नहीं है। कल से ये अपनी जापान की जो सीरीज़ वो ढंग से स्टार्ट हो जाएगी। आज अच्छे से सो के कल से एकदम फ्रेश उठूंगा और करेंगे एक्सप्लोर अपने ओसाका सिटी को, ओसाका शहर को। तो बस भाइयों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।